नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज दूदू। मैं आपको पढ़ा रही थी प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत और दार्शनिक राजा। मैंने आपको बताया था कि आदर्श राज्य का निर्माण किस तरह से होगा, आदर्श राज्य में कौन कौन से तत्व होंगे, आदर्श राज्य के निर्माण में किस तरह के वर्ग बनेंगे और किस तरह के वर्गों की क्या क्या विशेषताएं होंगी, फिर आदर्श राजा क्या होगा, आदर्श राजा की विशेषताएं क्या क्या होंगी। और फिर मैंने आपको बताया था कि बारकर ने आदर्श राजा या आदर्श शासक पर क्या क्या नियंत्रण लगाने की बात कही है। जैसे उसने कहा है कि गरीबी और अमीरी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने देनी चाहिए, है ना। राज्य का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। फिर वो इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो न्याय की व्यवस्था ही नहीं कर पाएंगे। तो न्याय की व्यवस्था या व्यवसाय को अच्छे से नियमित और व्यवस्थित करने के लिए वो राज्य का आकार बहुत छोटा या बड़ा होने की संभावना से इनकार करते हैं। चौथा पॉइंट मैंने बताया था कि संगीत के बारे में प्लेटो कहता है कि संगीत की शिक्षा बहुत अनिवार्य रूप से लोगों को दी जानी चाहिए, लेकिन वो एक नियंत्रित संगीत को देने की ही बात करते हैं, जिसमें कौन सा संगीत पर बहिष्कार होना चाहिए, कौन सा संगीत पर प्रतिबंध होना चाहिए और कौन सा संगीत आवश्यक रूप से लोगों को देना चाहिए, उन दोनों की बात मैंने आपको बताई थी। आज हम बात कर रहे हैं कि आदर्श राज्य का मौलिक सिद्धांत क्या है, आदर्श राज्य वास्तव में क्या है जो प्लेटो ने बताया है। तो हम इसको कुछ पॉइंट्स में देखने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला है न्याय। न्याय आदर्श राज्य का प्राण है, जिसका कार्य उत्पादक, सैनिक और शासक वर्गों में संतुलन रखकर उन्हें एकता के सूत्र में बांधे रखता है, ताकि राज्य के सभी अंग अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। मैंने बताया था आपको, न्याय का जो सिद्धांत है प्लेटो का, वो पूरा जो रिपब्लिक उसका ग्रंथ है उसका निचोड़ है या उसका केंद्रीय तत्व है। उसको कहते हैं कंसर्निंग जस्टिस, यानी कि वो पूरे का पूरा न्याय पर आधारित है। तो यहाँ पर आदर्श राज्य के लिए प्लेटो कहते हैं कि न्याय जब स्थापित होगा, लोगों में न्याय की भावना होगी, जिस व्यक्ति को जो काम दिया गया है वो व्यक्ति उस काम को पूरी ईमानदारी से करेगा, पूरी ऑनेस्टी के साथ करेगा, तो ऐसा राज्य ही आदर्श राज्य बनेगा। क्योंकि उसमें हर व्यक्ति उन कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसको राज्य द्वारा दिए गए हैं, तभी वो राज्य आदर्श राज्य बनेगा। दूसरा है कि राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है, अर्थात व्यक्ति की सभी विशेषताएं राज्य में भी पाई जाती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि 3 वर्ग व्यक्तियों से ही मिलकर बन रहे हैं। 3 वर्गों में जो जो तत्व हैं उन तत्वों से अलग अलग वर्गों का निर्माण हो रहा है, और ये अगर समग्र रूप में देखें तो इसी से एक राज्य का निर्माण हो रहा है। तो राज्य का निर्माण क्योंकि व्यक्तियों से हो रहा है, तो यहाँ पर प्लेटो कह रहा है कि जो व्यक्ति हैं उन्हीं का विराट रूप राज्य के रूप में देखा जा सकता है। तो जो व्यक्ति में विशेषताएं होती हैं वही राज्य में भी विशेषताएं होंगी, कोई अलग नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि विशेष कार्य का सिद्धांत। राज्य में श्रम विभाजन होना चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विशेष कार्य को पूर्ण दक्षता और योग्यता से पूरा कर सके, राज्य की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। मैंने आपको बताया 3 वर्ग होंगे, कृषक वर्ग होगा, सैनिक वर्ग होगा और शासक वर्ग होगा। तो मैंने न्याय की स्थापना भी तभी होगी जब अलॉटेड वर्ग जो है, सैनिक वर्ग अपना काम करेगा, उत्पादक वर्ग अपना काम पूरी ईमानदारी से करेगा, शासक वर्ग अपना काम पूरा करेगा। तो जब विशेष कार्य के लिए विशेष लोग होंगे और वो पूरी ईमानदारी से अपना काम का निष्पादन करेंगे, तो एक आदर्श राज्य का विकास राज्य में होगा। 5वां पॉइंट है कि नागरिकों के 3 वर्ग बनेंगे, जो प्लेटो की आत्मा के 3 गुणों से बनते हैं। पहला है वासना, दूसरा है साहस और तीसरा है विवेक। और इन्हीं से शासन वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, 3 तरह के वर्ग बनेंगे। छठा है कि दार्शनिक राजा का शासन, अर्थात जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे तब तक राज्यों में शांति और सुशासन स्थापित नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया था कि जिन लोगों में विवेक है, जिन लोगों में बुद्धि है, जो लोग कुशाग्र हैं, जिन लोगों ने संगीत की, ज्यामिति की,
मैथमेटिक्स की शिक्षा प्राप्त की है, ऐसे छटेवे या ऐसे सेलेक्टेड लोग ही शासन व्यवस्था करेंगे। तो यहाँ पर दार्शनिक राजा का शासन भी ऐसे ही होगा, ताकि क्योंकि वो योग्य लोग होंगे, वो पारखी लोग होंगे, वो समाज की जो समस्याएं हैं उनका समाधान स्थापित करने में कारगर होंगे, वो व्यवहार कुशल होंगे। तो ऐसे व्यक्ति जब होंगे तो एक शांति और सुव्यवस्थित समाज का या राज्य का निर्माण होगा। 7वां पॉइंट है साम्यवाद। प्लेटो ने एक ऐसी व्यवस्था की थी कि सैनिक और शासक वर्ग व्यक्तिगत संपत्ति न रखें। अब हम इसको विशेष रूप से प्लेटो का साम्यवाद कहते हैं, संपत्ति का साम्यवाद और स्त्रियों का साम्यवाद। प्लेटो ये मान के चलता है कि किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति, चाहे वो स्त्रियां हो चाहे वो धन हो, व्यक्तिगत संपत्ति का वो विरोध करते हैं। इसको उसका साम्यवाद का सिद्धांत कहते हैं। इसको हम पृथक रूप में मेरे आगे के लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगी आपको कि साम्यवाद क्या है, प्लेटो का संपत्ति का साम्यवाद क्या है, प्लेटो का स्त्रियों का साम्यवाद क्या है, वो हम आगे जाकर के पढ़ेंगे। लेकिन एक यहाँ पर जो आपको पढ़ना है वो सिर्फ ये है कि व्यक्तिगत संपत्ति, चाहे वो स्त्रियों से संबंधित हो चाहे वो धन से संबंधित हो, उसका प्लेटो विरोध करते हैं कि व्यक्तिगत संपत्ति समाज में नहीं होना चाहिए। जो भी संपत्ति है उस पर सबका बराबर अधिकार होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो ऐसा शासन होगा जिसमें कामिनी और कंचन के मोह से शासक वर्ग अलग रहेगा। वो उन व्याधियों में, मैंने आपको बताया था, दुर्व्यसन जो होते हैं उनमें, उनकी गिरफ्त में आ नहीं पाएगा। और क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो ये साम्यवाद और उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं करता। वो जो साम्यवाद देता है वो केवल शासक वर्ग के लिए ही देता है। तो यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि बहुत सारे दुर्गुणों से बचाने के लिए वो इस तरह की व्यवस्था करना चाह रहे हैं। 8वां पॉइंट है कि स्त्री और पुरुषों के लिए प्लेटो समान अधिकार की बात करते हैं। जैसे मैंने शिक्षा की व्यवस्था में भी आपको बताया कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं देते प्लेटो जिसमें स्त्रियों को उपेक्षित रखा जाए, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाए। वो हर तरह की शिक्षा को प्राप्त कर सकती हैं। प्लेटो स्त्रियों को घर से बाहर निकलकर शिक्षा, शासन, सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करने की चेष्टा या कोशिश करते हैं। 9वां पॉइंट है कि राज्य का लक्ष्य विशुद्ध आध्यात्मिक और नैतिक होता है। प्लेटो संसार को अवास्तविक और उसके विचारों को वास्तविक मानता है। अतः राज्य उत्तम जीवन बिताने के लिए होता है। जैसे सारी खूबियां वो बता रहे हैं कि आदर्श राज्य में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो हम एक ऐसी आदर्श शासन व्यवस्था की कल्पना कर सकते हैं जिसमें किसी तरह का कोई विरोध, कोई विभेद व्याप्त नहीं होगा। तो एक विशुद्ध आध्यात्मिक और नैतिक चिंतन के आधार पर बना हुआ ये राज्य होगा। 10वां पॉइंट है कि राज्य का हित प्रधान और सर्वोपरि है। मतलब व्यक्ति उसका केवल एक अंग मात्र है। व्यक्ति को जैसे व्यक्तिवाद का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि राज्य बाद में आएगा, पहले व्यक्ति है। व्यक्ति के सारे अधिकार, सारी सुरक्षाएं, सब कुछ उसको दिया जाना चाहिए। लेकिन राज्य के बारे में वो कहते हैं कि राज्य के हित अगर व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए न्योछावर कर दिए जाए तो भी उचित है। जबकि यहाँ पर ये कह रहा है कि व्यक्ति उसका हिस्सा है, क्योंकि वो ये मान के चल रहा है कि व्यक्तियों का ही विराट रूप राज्य है। तो जो व्यक्ति हैं वही राज्य है, विस्तृत रूप है उसका। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि व्यक्ति केवल उसका अंग मात्र है, राज्य का हित ही सर्वोपरि है। राज्य के लिए व्यक्ति है, व्यक्ति के लिए राज्य नहीं है। तो ये उसके मुख्य बिंदु हैं जो आदर्श राज्य में होना चाहिए। अब यहाँ पर हम आदर्श राज्य और दार्शनिक राज्य की आलोचना करते हैं। आलोचना किन किन आधारों पर की गई है? क्योंकि आदर्श राज्य की व्यवस्था जो है वो जैसा नाम से ही प्रतीत होता है कि वो काल्पनिक है। कोई भी आदर्श राज्य अगर वर्तमान संदर्भ में देखें तो संभव ही नहीं है। जैसे हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, राम राज्य में कोई ताले नहीं लगाए जाएंगे, कोई किसी का कोई अपहरण नहीं करेगा, किसी तरह की डकैती नहीं होगी, किसी के तरह के अपराध नहीं होंगे, किसी तरह का कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसा एक राम राज्य स्थापित होगा, राम जी आएंगे तब। अब वो बात भी गई, और जो प्लेटो जो जिस आदर्श राज्य की बात कर रहे हैं वो भी कल्पना
का ही एक हिस्सा हमको नजर आता है, क्योंकि ऐसी एक व्यवस्था, ऐसे एक समाज का निर्माण करना जो कि वास्तव में संभव ही नहीं है। एक व्यक्ति में साहस, शुद्धा, विवेक सब कुछ हो सकता है और एक व्यक्ति में कोई एक गुण भी हो सकता है, या बहुत सारे व्यक्तियों में भी एक ही गुण हो सकता है। यहाँ पर हम इस तरह का विभाजन व्यक्तियों में नहीं कर सकते। तो किन किन आधारों पर प्लेटो की आलोचनाएं की गई हैं? तो पहला पॉइंट है कि आदर्श राज्य की धारणा कल्पना प्रधान और अव्यावहारिक प्रतीत होती है। जैसा कि स्वयं प्लेटो बाद में कहता है कि आदर्श राज्य पृथ्वी पर संभव ही नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि सारी चीजें आदर्श के रूप में स्थापित की जानी है, तो ऐसा राज्य पृथ्वी पर संभव ही नहीं है। लास्ट में जब उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा था, उसमें ये बात उन्होंने खुद ने स्वीकार की है, प्लेटो ने, कि आदर्श राज्य जैसा राज्य पृथ्वी पर संभव नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि मानवीय आत्मा के 3 गुणों के आधार पर किया गया विभाजन वास्तविकता की अवहेलना करना है। इन तीनों तत्वों के आधार पर व्यक्ति और राज्य में जो अभेदता और तुलना की गई है, उससे समगुणा सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि आदर्श राज्य का वर्ग विभाजन न तो स्वाभाविक है न ही वैज्ञानिक है। प्रत्येक व्यक्ति में केवल एक ही प्रवृत्ति या एक ही गुण पाया जाए, ये आवश्यक नहीं है। उसमें तीनों प्रवृत्तियां, तीनों गुण भी पाए जा सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि मनुष्य में आयु के बढ़ने के साथ साथ गुणों का भी विकास हो जाए। तो ये संभावनाएं जो हैं वो हो सकता है छोटे बच्चे में वो चीज़ें नहीं हो, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके विवेक का भी विकास होता है, उसमें साहस का भी विकास होता है। जब छोटा बच्चा होता है तो बहुत डरपोक भी होता है, और जब वो बड़ा होता है तो उसमें साहस का भी विकास हो जाता है। तो ये जो तत्व हैं, इनके ऊपर प्लेटो किसी तरह का कोई ध्यान अपने सिद्धांत में नहीं देते। चौथा पॉइंट है कि जैसा कि हिंगस लिखता है कि प्लेटो के आदर्श राज्य में व्यक्ति की स्वाधीनता का कोई स्थान नहीं रह जाता। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि व्यक्ति गौण है, राज्य ज़्यादा प्रमुख है। राज्य के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता सब कुछ वो न्योछावर कर रहे हैं, वो क्योंकि ये मान के चल रहे हैं कि व्यक्ति और राज्य अलग अलग नहीं है, व्यक्ति और राज्य एक ही है। तो जो व्यक्ति का विकास होगा, जिन चीज़ों का व्यक्ति को शिक्षा प्रदान की जाएगी वो राज्य में आ जाएंगे, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। व्यक्ति एक, जैसे मानव अधिकार की बात अगर हम यहाँ पर करें तो मानव अधिकार व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों के लिए ही माने जा रहे हैं। तो यहाँ पर वो विषय व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसका व्यक्तिगत अधिकार, वो सब राज्य के लिए इग्नोर कर दिए गए हैं। पांचवा पॉइंट है कि आदर्श राज्य में उत्पादक वर्ग की भी उपेक्षा करके उसे दासों के समान बना दिया गया है। उत्पादक वर्ग को वो किसी तरह के कोई अधिकार नहीं दे रहे हैं। इसे न्यायपूर्ण योजना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोई भी सोसाइटी अगर वर्तमान में हम देखें तो जन कल्याण के लिए काम कर रही है, लोक कल्याण के लिए काम कर रही है। जितनी भी सरकार की योजनाएं आती हैं वो राज्य के प्रत्येक हिस्सा, चाहे वो उत्पादक वर्ग हो, किसान वर्ग हो, श्रमिक वर्ग हो, जो नॉर्मल क्लास लोग हैं, जो समाज में उत्पादन का काम कर रहे हैं, समाज को दे रहे हैं, लेकिन उनकी सुविधाओं का कोई ध्यान प्लेटो यहाँ पर नहीं देते। उनकी स्वाधीनता का कोई ध्यान नहीं देते। उनको केवल मात्र दासों के समान जीवन जीने के लिए यहाँ पर मजबूर किया गया है। छठा पॉइंट है कि इसमें कर्तव्य तो गिनाए गए हैं, लेकिन अधिकारों की कोई बात ही नहीं की गई। व्यक्ति के लिए सारे तरह के कर्तव्य हैं कि वो पैदा होगा तब से लेके 50 साल तक की आयु में ये शिक्षा प्राप्त करेगा, ये शिक्षा प्राप्त करेगा, ये शिक्षा प्राप्त करेगा, लेकिन उसका अधिकार क्या होगा, वो सोसाइटी में किन अधिकारों को प्राप्त करेगा, वो क्या मांग सकता है, राज्य से, सरकार से क्या मांग सकता है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। सातवां पॉइंट है कि साम्यवादी व्यवस्था मानव समाज में मूल तत्वों और मानव स्वभाव के ठीक विपरीत है। अर्थात यदि संपत्ति और परिवार मनुष्य का पथ भ्रष्ट करते हैं तो क्या वे उत्पादक वर्ग को विचलित नहीं करेंगे? यहाँ बड़ी हास्यास्पद सी स्थिति प्लेटो देते हैं कि वो कहते हैं कि बिल्कुल जो साम्यवाद की जो धारणा दी है उन्होंने, वो संपत्ति का विरोध करते हैं। तो यहाँ पर वो केवल उत्पादक वर्ग को एक दास या एक श्रमिक वर्ग बनाकर रख देते हैं, उनको किसी तरह का कोई अधिकार नहीं देते समाज में। तो वो तबका एक निश्चित
निश्चित स्तर तक ही उस व्यवस्था को सक्रिय रहेगा। एक समय आएगा जब उसमें विरोध की संभावनाएं पैदा हो जाएंगी। 8वां पॉइंट है कि शिक्षा को पूरी तरह राजकीय नियंत्रण में रखने से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं होगा। जब भी कोई चीज़ बंदिश में होती है, नियंत्रण में होती है, तो वो पूरी तरह अच्छी ही हो, ऐसा संभावना कम है। 9वां पॉइंट है कि आदर्श राज्य के निर्माण के लिए प्लेटो ये नहीं बताता कि राज्य के अधिकारियों की नियुक्ति, अपराधियों की दंड विधि तथा न्यायालयों की स्थापना आदि की व्यवस्था किस प्रकार की जाएगी। कानून तो बताता है प्लेटो, कानून के बारे में तो वो बहुत कहता है कि कानून निश्चित होना चाहिए, कानून ये होना चाहिए, कानून पक्के होना चाहिए, कानून की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। या मैंने आपको ताबूत का उदाहरण दिया था कि कानून इतने सख्त होने चाहिए, कानून इतने सख्त होने चाहिए कि ताबूत में कितनी कीलें लगाई जाएंगी वो भी निश्चित हो। तो ऐसे 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 राज्य में अधिकारियों की नियुक्ति कैसे होगी, अपराधियों को दंड की क्या विधि होगी, न्यायालयों की स्थापना होगी या नहीं होगी या कैसे होगी, इस बारे में प्लेटो किसी तरह की कोई चर्चा अपने सिद्धांतों में नहीं करता है। 10वां पॉइंट है कि प्लेटो अपने राज्य में कानूनों की आवश्यकता नहीं मानता, अतः व्यवहार में उचित नियमों का निर्धारण किए बिना किसी भी राज्य में न तो व्यवस्था रह सकती है और न ही शांति। देखिए बच्चों, जब भी हम किसी व्यवस्था को बनाने की बात करते हैं तो ऐसी एजेंसी जरूर होनी चाहिए कि जो कानून बनाए और उन कानूनों को निर्माण करे। अगर कोई व्यक्ति उन कानूनों को नहीं मानता है तो उनको वो सजा दे। तो ऐसी जब व्यवस्थाएं होती है, यह हमारी जुडिशरी का जो सिस्टम है, जुडिशियल जो सिस्टम है उसमें होता है। तो अगर ये नहीं होगा तो उस राज्य में व्यवस्थाएं कैसे काम करेंगी, आप कल्पना कर सकते हैं। 11वां पॉइंट है कि प्लेटो विवेक पर अत्यधिक बल देते उसे ही शासक मान लेते हैं। विवेक, वो कहते हैं ना कि विवेक जिसमें होगा केवल वही लोग शासन का कार्य करेंगे। तो उसने ये नहीं सोचा कि सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट भी कर सकती है और वो व्यक्ति निरंकुश भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। 12वां पॉइंट है कि अत्यधिक चिंतन और दर्शन के अध्ययन से शासक प्राय शक्की और सनकी हो जाते हैं। ये बहुत बहुत कॉमन बात है बच्चों कि कोई भी व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा विवेक का इस्तेमाल करता है, मतलब विवेक का इस्तेमाल से मतलब है कि मेरे एक पैरामीटर है, उस पैरामीटर में अगर आप नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आप उस व्यवस्था में ही नहीं हैं, आप अलग हो जाइए। तो यहाँ पर उसने ये नहीं सोचा कि सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट भी कर सकती है और वो व्यक्ति क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके पास पावर आ जाएगी तो पावर की वजह से वो भ्रष्ट भी हो सकता है, निरंकुश भी हो सकता है, अत्याचार भी कर सकता है। 12वां पॉइंट है कि वो शक्की और सनकी बना सकता है ना, और वो व्यवहार में जो ऐसे शासक होंगे वो अयोग्य बन जाएंगे क्योंकि वो सनकी बन जाएंगे, क्योंकि वो शक्की बन जाएंगे, हर चीज़ को वो शक से देखेंगे, तो वो ऑनेस्टली काम करेंगे, ऐसा कोई आश्वासन प्लेटो नहीं देता या ऐसा संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि दार्शनिक राजा भी सनकी और बुद्धिहीन, जो सनक जाएगा वो तो बुद्धिहीन हो ही जाएगा, जो शक्की होगा वो पारखी दृष्टि से काम कर पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। 13वां पॉइंट है कि दार्शनिक शासन में गणता की मनोवृत्ति और आकांक्षाओं को समझने की प्रवृत्ति नहीं होती। जैसा कि जोवेर ने कहा है कि दार्शनिक राजा दूरदर्शी होता है या अतीत की ओर देखता है, वर्तमान से उसका कोई संबंध नहीं है। आदर्श की जब हम बात करते हैं तो हम भविष्य की बात कर रहे हैं, वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्तमान में क्या है, हम होना चाहिए की बात कर रहे हैं। होना चाहिए हमेशा दार्शनिकता की ओर ले जाता है, आदर्श या काल्पनिकता की ओर ले जाता है, वास्तविकता से, धरातल से उसका कोई संबंध नहीं होता। प्लेटो स्वयं राजा नहीं बन सका, अतः व्यवहार में दार्शनिक राजा के सिद्धांत को साकार करना बहुत ही कठिन काम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लेटो ने जो आदर्श राज्य और एक दार्शनिक राजा की परिकल्पना की है वो वास्तव में वर्तमान में किसी भी देश के लिए, किसी भी व्यवस्था के लिए, किसी भी समाज के लिए संभव ही प्रतीत नहीं होती है। तो उसका आदर्श राज्य का सिद्धांत कभी भी वर्तमान में लागू नहीं किया जा सकता। थैंक यू वेरी मच।